गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 5 चल रहा था मृदा अभिक्रिया, जिसके अंदर अपन पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। मृदा अभिक्रिया के अंदर पीएच के बारे में पढ़ रहे थे कि मृदा का पीएच किस प्रकार से निर्धारित होता है, पीएच में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। मृदा अभिक्रिया के अंदर कि पीएच में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। तो पीएच में पहले तो पीएच स्केल होती क्या है, मृदा की क्या मापने के लिए काम आती है, अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता। उदासीनता मापने के लिए काम आने वाली है, ठीक है। कौन? पीएच स्केल। इसके द्वारा अपन विलियन हो चाहे आपके मृदा हो, इनका पीएच मापते हैं पीएच स्केल से। अब ये पीएच का में परिवर्तन किस पर, पीएच काम क्या आता है, अगर मृदा की अम्लता और क्षारीयता और उदासीनता अपन माप लेंगे तो ज़्यादा अम्लीय मृदा है वो भी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, और ज़्यादा क्षारीय मृदा है वो भी कम उपजाऊ है। तो उपजाऊ मृदा कौन सी होती है आपके, उपजाऊ होती है आपके उदासीन मृदा। कौन सी मृदा? उदासीन मृदा होती है आपके, जो होती है उपजाऊ मृदा। अगर मृदा का पीएच कितना 6.5 से 7.5 के बीच में है तो वो मृदा क्या होगी, आपके उपजाऊ रहेगी। ये बात आप ध्यान रखें कि मृदा का मान क्या है, पीएच का मान 6.5 से 7.5 के बीच में है तो वो मृदा उपजाऊ रहेगी। ये बात अपन ने बात की। आगे बात समझ में, वो उपजाऊ मृदा रहेगी। तो अपन ये पढ़ रहे थे इसके अंदर पीएच स्केल के अंदर मिशेल की प्रकृति से संबंध में बात की। आज अपन इसी संदर्भ में शुरू कर रहे हैं। आगे आपके जो नया टॉपिक है वो है पीएच में परिवर्तन करने वाले कारक, है ना। वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। मुख्य परिवर्तन दो प्रकार के होता है, एक तो आपके अम्लीय उत्पादक पदार्थ और दूसरा क्षारीय। ये अपन ने भस्मी या क्षारीय। अब अपन आज शुरू कर रहे हैं पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। पिछली क्लास में अपन ने बात कर ली थी आपके किसके बारे में, मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन कौन से कारक करते हैं। तो मुख्य परिवर्तन दो प्रकार के कारक करते हैं आपके। पहला कारक तो है आपके अम्ल उत्पादक कारक, और दूसरा है आपके भस्म उत्पादक कारक। तो ये अपन ने बात की, अम्ल उत्पादक कारक और भस्म उत्पादक कारक, ठीक है। अम्ल उत्पादक कारक, भस्म उत्पादक, ये दो प्रकार के कारकों के अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली। आज अपन इससे आगे शुरू करते हैं कि मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। अम्लीय कारक के बारे में बात कर ली कि जिसके अंदर H+ एल्यूमिनियम आयन ज़्यादा होते हैं तो वो अम्लीय मृदा पैदा करते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के आयन होते हैं तो वो क्षारीय मृदा पैदा करते हैं। ये अपन ने बात कर ली। तो आज अपन करते हैं अब मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है आपके मृदा पीएच को प्रभावित करने वाला, आपके प्रेत्रक पदार्थ। अब प्रेत्रक पदार्थ किस प्रकार से आपके पीएच को प्रभावित करता है, देखो एक बार। पहले तो पेरेंट मटेरियल, प्रेत्रक का मतलब पेरेंट मटेरियल। पेरेंट का मतलब जहाँ से मृदा का निर्माण हुआ है, तो मृदा का पेरेंट मटेरियल क्या है, मृदा का प्रेत्रक पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपके, मृदा का प्रेत्रक पदार्थ हो जाएगा आपके कौन सा, चट्टानें हो जाएगी। जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, मृदा के प्रेत्रक पदार्थ के अंदर चट्टानें। मृदा के प्रेत्रक पदार्थ कौन हो जाएगी आपकी, चट्टानें हो जाएगी। जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली थी, चैप्टर का नाम था मृदा निर्माण और चट्टानें। और चट्टानें के प्रकार भी अपन ने पढ़े थे। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, जिसके अंदर सबसे पहली चट्टान जिसका जो क्या है, दोनों चट्टानों की प्रेत्रक है। तो सबसे पहले अपन ने 3 इसी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, एक बार आपको वापस बता दे रहा हूँ मैं, याद है आपको वैसे तो। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो ये 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में हमने बात की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान।
तो सबसे पहले इसका निर्माण होता है, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ये आपकी द्वितीयक चट्टान है, इसको रूपांतरित या कायांतरित आग्नेयस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 प्रकार की चट्टान है, ये अपन ने बात की थी। आगे बात में यहाँ तक अपन इसके आगे अगर बात करें तो चट्टानों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने बात की थी कि आपके ये तो क्या है बात पैतृक पदार्थ के अंदर पढ़ रहे हैं कि मृदा का पैतृक पदार्थ चट्टानें होती। अब पैतृक पदार्थ मृदा के चट्टानों से क्या मतलब संदर्भ हुआ कि अगर चट्टानें अम्लीय है तो मृदा का निर्माण भी कैसा होगा, मृदा क्या होगी आपके अम्लीय। और अगर चट्टानें क्या है क्षारीय है तो उनसे निर्माण होने वाली मृदा का निर्माण भी क्या होगी, मृदा क्या होगी आपकी क्षारीय होगी। तो इस प्रकार से पैतृक पदार्थ से अपन क्या अंदाज या फिर क्या समझ सकते हैं कि मृदा का पैतृक पदार्थ होती है चट्टानें। चट्टानें अगर अम्लीय है तो उनसे बनने वाली मृदा का निर्माण भी क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर चट्टानें क्षारीय है, प्रकृति की है, तो उनसे बनने वाली चट्टान मृदा का निर्माण भी क्या होगा आपके क्षारीय होगा। तो ये अपन बात कर रहे हैं। पहला गुण पढ़ लिया अपन ने, प्रभावित करने वाले कारक कि जैसी जिसकी उसके पेरेंट मटेरियल होंगे वैसे ही वो चट्टान ये मृदा की प्रकृति होगी, पहली बात। अब अपन दूसरी बात करें इसके अंदर, पहला कारक तो पढ़ लिया पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ से ये संदर्भ हुआ कि मृदा अम्लीय है तो वो अम्लीय होगी और क्षारीय है तो वो क्षारीय होगी। अब नंबर 2 है आपके पैतृक पदार्थ के अंदर है आपके अवक्षेपण। अवक्षेपण अवक्षेपण का मतलब क्या होगा, जैसे वर्षा जल के अंदर क्षारीय तत्व होते हैं, जैसे आपके वर्षा जल के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन है, ये आपके क्षारीय तत्व हैं, ठीक है। ये स्थापित होकर क्या करते हैं आपके, इनका निक्षालन होकर इनकी जगह पर दूसरे तत्व अम्लीय तत्व आ जाते हैं, जैसे आपके एल्यूमिनियम है ना। इसके अलावा आपके फॉस्फोरस है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये तत्व अगर उसकी जगह पर आ जाते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी होती है आपके अम्लीय। तो ये क्या करेंगे आपके अवक्षेपण के द्वारा मृदा का पीएच का मान क्या होता है, कम होता है। आगे बात समझिए, मृदा का पीएच का मान क्या होगा आपके, कम होगा। तो अवक्षेपण के द्वारा जो वर्षा जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उनका निक्षेपण होकर क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज आयन बन जाते हैं जो मृदा को अम्लीय बनाते हैं। तो पीएच के अवक्षेपण के द्वारा भी पीएच का मान क्या होता है आपके, कम होता है। नंबर 3 की पॉइंट की बात करें अपन तो तीसरा पॉइंट है आपके इसी के अंदर, क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी पढ़ रहे हैं मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर 2 कारक पढ़ लिए अपन। तीसरा कारक है आपके कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब विघटन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये कार्बनिक पदार्थों का विघटन से क्या तात्पर्य हुआ, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। क्या होता है आपके, अगर विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना तोड़ना, है ना। विघटन से क्या तात्पर्य है, तो कार्बनिक पदार्थ में ऑर्गेनिक मैटर के अगर विघटन होगा, अगर वो टूटेंगे तो उनसे क्या बनेगा आपके, एक तो कार्बनिक अम्ल बनेगा, सही लिख दे रहा हूँ, इनके विघटन से एक तो बनेगा आपके कार्बनिक अम्ल बनते हैं और प्लस CO2 बनती है। और ये कार्बनिक अम्ल का उत्पादन होता है, ये कार्बनिक अम्ल क्या बनाएंगे आपके, बाइकार्बोनेट बनाएंगे। कार्बनिक अम्ल विघटित होकर कार्बनिक कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके, किसके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के कार्बोनेट से क्रिया कर, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएंगे आपके, बाइकार्बोनेट बनाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट बनाएंगे, जो जल में विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं। जो बाइकार्बोनेट्स बनाएंगे, ये बाइकार्बोनेट्स क्या होंगे, जल में विलय होकर क्या करेंगे, मृदा को जल में विलय होकर निक्षालित होकर मृदा की अम्लता बढ़ाएंगे। तो विघटन से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मृदा क्या होती है, सिंपल सी बात है, मृदा अम्लीय होती है। ये बात ध्यान रखें आप, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मृदा अम्लीय होती है। कैसे होती है कि कार्बनिक अम्ल को, इनके विघटन से कार्बनिक अम्ल और CO2 बनती है।
ये कार्बनिक अम्ल और CO2 क्या करेगी, आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स बनाएगी, और ये कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट बनाएंगे और जल में विलय होने के बाद में मृदा की क्या करते हैं, pH का मान को कम करते हैं, जिससे मृदा क्या होगी, आपके अम्लीय होगी। सीधी सी बात है। तो दूसरी बात हो गई आपके, तीसरा पॉइंट पढ़ लिया, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मृदा क्या होती है, मृदा के pH में कमी आती है, मृदा अम्लीय होती है। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखें आप, मृदा क्या होती है, आपके अम्लीय होती है। तीसरा पॉइंट। अब नंबर 4 की बात करें अपन, तो 4 नंबर है आपके मूल वनस्पति। मूल वनस्पति में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, नंबर 4 पॉइंट है आपके मूल वनस्पति। तो मूल वनस्पति से तात्पर्य ये हुआ आपके कि जंगली वनस्पतियों से निर्मित जो घासें होती है, घासों पर मृदा की अपेक्षा क्या होती है, वो अम्लीय होती है। मतलब क्या होता है, जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत मृदा घासों पर निर्मित होकर मृदा की अपेक्षा क्या अधिक अम्लीय होती है, वो क्या मृदा अधिक अम्लीय होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं शंकुधारी पौधे होते हैं, वो चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा करते हैं। जैसे ये शंकुधारी पौधे, शंकु का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार का शंकु बनाते हैं पादप, जैसे आपके अशोक का पादप देखा आपने, है ना, वो इस प्रकार से शंकु उनके क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ते हैं, पत्तियाँ ये इस प्रकार से होती है उनकी, ठीक है ना, पत्तियाँ इस प्रकार से होती है। तो इसको अपन शंकु को मतलब कौन गणित में पढ़ा आपने, शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये शंकुधारी पादप होते हैं, ये क्या करते हैं, मृदा को अम्लता बढ़ाते हैं। और जो आपके चौड़ी पत्ती वाले पादप हैं, जैसे ये पादप है आपके, ये पत्तियां उनकी चौड़ी होती है, तो इस प्रकार से जो चौड़ी पत्ती वाले पादप हैं वो पादप क्या करते हैं, मृदा इनकी तुलना में ये क्या करते हैं, शंकुधारी पादप ज़्यादा अम्लता बढ़ाते हैं। तो मूल वनस्पति में परिवर्तन से ही क्या होता है कि शंकुधारी पादप तो क्या करते हैं, pH के मान को कम करते हैं, मतलब अम्लता बढ़ाते हैं। ये तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं है ना कि pH का मान कम होगा तो वो मृदा ज़्यादा अम्लीय होगी, pH का मान ज़्यादा बढ़ेगा तो वो मृदा क्या होगी, आपके क्षारीय होगी। ये तो आपको पता है, ये बताने की बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है ना। तो pH मूल वनस्पति क्या करती है, pH के मान को कम करती है, सीधी सी बात, ये ध्यान रखें। तो अभी तक अपन ने जो कारक पढ़े हैं, पहला पढ़ा अपन ने प्रेरक पदार्थ। प्रेरक पदार्थ क्या करते हैं, जैसी प्रकृति है मृदा की, मतलब जैसे मृदा के प्रेरक पदार्थ, मृदा का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है वही उसकी वैसी उसके पदार्थ जो मृदा, उनसे जो मृदा का निर्माण होगा प्रकृति होगी। अवक्षेपण के द्वारा जो क्षारीय कैल्शियम मैग्नीशियम आयन अवक्षेपित निक्षालित होकर नीचे चले जाते हैं, ऊपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आए रह जाते हैं, जो मृदा को क्या करते हैं, आपके अम्लीय करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी pH का मान कम होता है, मूल वनस्पति से भी pH का मान कम होता है। तो 4 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए मृदा के pH को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। अपन और आगे बात करें तो मृदा के pH को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर तो नंबर 5 की बात करें अपन, तो 5 नंबर के अंदर है आपके फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति, फसल की प्रकृति की बात करें अपन तो 5वां कारक हो जाएगा कि फसल की प्रकृति के अंदर जो घास वाली फसलें होती है वो मृदा के pH को प्रभावित नहीं करती है, जबकि दलहनी फसलें क्या करती है, pH के मान को कम करती है, जो घास वाली फसलें हैं। और जो आपके बात करें अपन दूसरी कौन सी, जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें जैसे जिनसे क्या होती है, दालों का निर्माण होता है, दलहनी फसलें जिनसे दालों का निर्माण होता है, तो दलहनी फसलें क्या करती है, pH के मान को ज़्यादा कम करती है, pH के मान को क्या करती है, आपके उसके अंदर परिवर्तन करती है दलहनी फसलें। इसके अलावा जो आपके ये होती है घास वाली फसलें, वो pH के मान को परिवर्तित नहीं करती है। आगे बात समझ में, तो दलहनी फसलों से क्या होता है, pH के मान में कमी आती है। सिंपल सी बात ध्यान रखें कि दलहनी फसलों से क्या होता है, pH के मान में। दलहनी फसलें कौन सी है, जैसे आपके दलहनी फसलों की बात करें अपन तो मूंग, मोठ, मटर, है ना, ये सभी क्या है आपके दलहनी फसलें जिनसे दालों का निर्माण, अरहर, है ना, ये चना, ये सभी क्या आपके दलहनी फसलें हैं जिनसे दालों का निर्माण होता है, वो दलहनी फसलें। तो ये सभी क्या हैं आपके दलहनी फसलें। दलहनी फसलें क्या करेगी, pH के मान को कम करेगी, किसकी तुलना में, घास वाली फसलों की तुलना में, घास वाली फसलों की तुलना में। ये ध्यान रखें आप, ये तो क्या करती है, pH के ज़्यादा परिवर्तित नहीं करती है, लेकिन जो दलहनी फसलें होती है वो pH के मान को परिवर्तित करती है। तो फसल की प्रकृति के अंदर अपन ने पढ़ा
कि दलहनी फसलें पीएच के मान को कम करती है। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखें। अगला है आपके दलहनी फसलों के अलावा नंबर 5 है, फसल की प्रकृति क्या करती है, दलहनी फसलें पीएच के मान को कम करती है। अगला है नंबर 6 है आपके पॉइंट 6 नंबर के अंदर अपन बात करें तो मृदा की गहराई, मृदा की गहराई। तो मृदा की गहराई से क्या संबंध हुआ कि ज़्यादातर तो क्या होती है, शुष्क क्षेत्रों को अगर अपन छोड़ दें तो अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे मृदा में गहराई के अंदर जाएंगे, गहराई में जाने पर मृदा की अम्लता बढ़ती है। गहराई में जाने पर मृदा की अम्लता बढ़ती है ज़्यादातर किसकी तुलना, शुष्क क्षेत्र को अगर अपन छोड़ दें। शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, शुष्क क्षेत्र का मतलब हो गया आपके, शुष्क क्षेत्र का मतलब हो गया आपके जहाँ पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, मतलब जहाँ पर बारिश कम होती है वो तो आपके शुष्क क्षेत्र, और जो आपके नमी वाले क्षेत्र जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वो नमी वाले क्षेत्र। तो गहराई के अंदर जाने पर क्या होता है, पीएच के मान में क्या होता है आपके, कमी आती है। सिंपल सी बात है, गहराई में जाने पर पीएच के मान में कमी आती है। लेकिन इसी के अलावा जहाँ पर जैसे निचली सतहों के अंदर भी क्या होता है, पृष्ठ पर जाने पर क्या होती है, निचली सतह में भी पीएच के अंदर परिवर्तन होता है। तो ये आप ध्यान रखना, गहराई में जाने पर अम्लता में वृद्धि होती है। तो मृदा की गहराई के अंदर अपन ने बात की कि गहराई में जाने पर मृदा के पीएच मान में कमी आती है। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखें आप। अगला है आपके नंबर 7 है आपके पॉइंट, जिसके अंदर अपन बात करें तो 7 नंबर है नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक। अब उर्वरक किसे कहेंगे अपन, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, उर्वरक क्या होता है। उर्वरक तो पता, आपके एक चैप्टर है पूरा इसके अंदर, 8वां या 9वां चैप्टर है उर्वरक के संबंध में। जैसे आपके यूरिया, डीएपी है ना, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सभी क्या है आपके उर्वरक हैं। तो उर्वरक क्या होती है, जैसे यूरिया का सूत्र होता है आपके NH2CO NH2, इसके अंदर ये नाइट्रोजन ही उर्वरक है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो उर्वरक क्या करते हैं, मृदा के अंदर अम्लता को बढ़ाते हैं। इनसे क्या होता है, मृदा के पीएच क्या होता है आपके, अम्लता पैदा होती है इन उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग से। तो नाइट्रोजनी उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग से, नाइट्रोजनी उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग से मृदा की अम्लता बढ़ती है। अगली बात समझ में, अम्लता बढ़ती है, और अम्लता बढ़ेगी तो वो मृदा क्या होगी, आपके उपजाऊ की क्षमता कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजनी उर्वरकों से क्या होता है, प्रयोग करने से अम्लता बढ़ती है। जैसे उर्वरक कौन सा हो गया आपके, यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे क्या आपके उर्वरक हैं। इसके आपके 7-8 उर्वरक हैं, जैसे सल्फेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, अमोनियम सल्फेट, है ना। ये सभी उर्वरक एक चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन आता है हर साल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे उर्वरकों के बारे में। अभी तो आप ये ध्यान रखोगे नाइट्रोजनी उर्वरक कौन से, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो नाइट्रोजनी उर्वरक। तो नाइट्रोजनी उर्वरकों की मात्रा बढ़ने से पीएच के मान में क्या होती है, कमी आती है और मृदा अम्लीय हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 7 अपन ने क्या पढ़ लिया, पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। अपन अगला है आपके 8वां कारक की बात करें तो वो है आपके जलमग्नता। क्या है आपके, जलमग्नता की बात करें अपन तो जलमग्नता के अंदर है आपके अगला कारक 8वां जलमग्नता। तो जलमग्नता से क्या मतलब हुआ कि वाटर लॉगिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जो जल के अंदर मग्न है ना, वही बात हुई जलमग्नता का। तो सामान्यतः जलमग्नता के कारण मृदा के पीएच का मान, अम्लीय मृदाओं का पीएच का मान तो बढ़ जाता है और क्षारीय मृदाओं के पीएच का मान कम हो जाता है। जलमग्नता से क्या हुआ, अम्लीय मृदा के पीएच मान में तो वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, मृदा उदासीनता की ओर बढ़ती है। और ये एक तो अम्ल जलमग्नता के कारण, और दूसरा है आपके और क्षारीय मृदा में क्या हो जाता है, क्षारीय मृदा में
क्षारीय मृदा में पीएच का मान कम हो जाता है। पीएच का मान कम हो जाता है किसकी तुलना में? आपके क्षारीय मृदा में तो पीएच का मान कम हो जाता है, और अम्लीय मृदा में पीएच के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है जलमग्नता के कारण। आगे बात समझ में? तो अपने 8 कारक पढ़े आपके। लास्ट पढ़ा जलमग्नता, मतलब मृदा की सतह के ऊपर जल का ठहराव हो जाता है, तो उससे क्या परिवर्तन होता है मृदा के ऊपर? तो अम्लीय मृदा है तो उसका पीएच का मान बढ़ जाएगा, और क्षारीय मृदा है तो उसका पीएच का मान कम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। 8वां पॉइंट क्या? जलमग्नता के अंदर। अगली बात सुनो, तो आज की क्लास में अपन ने कितने कारक पढ़े हैं आपके? 8। कितने पढ़ लिए आपने? 8 कारक पढ़े हैं जो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर अपन ने 8 कारक की पूरी डिटेल से बात के लिए एक बार वापस बात कर लेते हैं 8 कारक की एक साथ में, फिर ये आपके प्रभावित करने वाले कारक समाप्त हो जाएंगे। तो 8 कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक पृथक पदार्थ, दूसरा कारक है अवक्षेपण, तीसरा है आपके कार्बनिक पदार्थों का विघटन, चौथा मूल वनस्पति, 5वां है आपके फसल की प्रकृति, छठा है मृदा की गहराई, 7वां मृदा उर्वरक, और 8वां है आपके जलमग्नता। 8 कारक हो गए पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपन एक बार वापस, पृथक पदार्थ से क्या होता है आपके? पृथक पदार्थों के, तो जैसी मृदा के पृथक पदार्थ होंगे वैसा ही उसका पीएच होगा। अगर क्षारीय मृदा चट्टान से मृदा का निर्माण हुआ है तो पीएच का मान क्या होगा आपके? ज़्यादा होगा। और अम्लीय मृदा से मृदा का निर्माण हुआ है, अम्लीय चट्टान से मृदा का निर्माण हुआ है तो पीएच का मान कम होगा। ठीक है। अवक्षेपण के अंदर क्या होता है? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, इनका विस्थापन होकर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का विस्थापन होकर क्या बन जाता है आपके? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के विस्थापन की जगह पर एल्यूमिनियम और आपके मैग्नीज आयन आ जाते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीज आयन के आने से, एल्यूमिनियम और मैग्नीज के आयन के आने से क्या हो जाएगा आपके? मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, तो पीएच का मान क्या हो जाएगा आपके? कम हो जाएगा। तो अवक्षेपण के द्वारा भी पीएच के मान में कमी हो जाएगी। अगला है कार्बनिक पदार्थों के विघटन से क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल और CO2 बनती है। वो कार्बनिक अम्ल और CO2 क्या करते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से मैग्नीशियम के आयनों से क्या करते हैं? ये कार्बोनेट्स के क्रिया करने से बाइकार्बोनेट बनते हैं, और वो बाइकार्बोनेट मृदा के अंदर पीएच के मान को कम करते हैं। तो ये अपन ने कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी पीएच के मान में कमी आती है और मृदा अम्लीय हो जाती है। फिर अपन ने पढ़ा मूल वनस्पति के अंदर। तो मूल वनस्पति के अंदर क्या होता है? जो शंकुधारी पादप होते हैं वो अम्लता को बढ़ाते हैं, किसकी तुलना में? चौड़ी पत्ती वाले पादपों की तुलना में। तो मूल वनस्पति भी पीएच के मान में कमी करती है। अगला अपन ने 5वां पढ़ा फसल की प्रकृति। तो फसल की प्रकृति भी क्या होती है? फसल की प्रकृति से भी, जैसे जो दलहनी फसलें होती है वो मृदा के पीएच के मान में कमी करती है, किसकी तुलना में? घास वाली फसलों की तुलना में। फिर अपन ने बात की आपकी मृदा की गहराई में। गहराई के जाने पर भी पीएच का मान क्या होता है? कम होता है। किसकी? अगर शुष्क मृदा को अपन छोड़ दें, जहाँ पर वर्षा कम होती है, उन मृदाओं को छोड़ दें, तो बाकी सभी मृदाओं के अंदर पीएच के मान में क्या आती है? आपके गहराई में जाने पर कमी आती है। और नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया का अपन उपयोग करते हैं या फिर DAP का उपयोग करते हैं, ये आपके क्या हैं? नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। इनके उपयोग करने से मृदा के पीएच के मान में क्या आएगी? आपके पीएच के मान में कमी आएगी, क्योंकि ये आपके नाइट्रोजनी उर्वरक अम्लता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? आपके अम्लता बढ़ाते हैं। पीएच के मान में कमी करने से अम्लता बढ़ाते हैं। और अगला है आपके जलमग्नता। लास्ट है आपके जलमग्नता की बात करें अपन, तो जलमग्नता के अंदर अपन पढ़े हैं। तो जलमग्नता से क्या तात्पर्य है? अगर अम्लीय मृदा है तो उसके पीएच के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, पीएच बढ़ेगा। और अगर क्षारीय मृदा है तो पीएच के मान में, क्षारीय मृदा में क्या होगा? पीएच के मान में कमी आ जाएगी। तो मृदा के ऊपर अगर वो जल की एक परत बन जाती है तो उसके अंदर क्या? अम्लीय मृदा तो क्या करेगी? अम्लीय मृदा के अंदर तो पीएच का मान बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगी? आपके क्षारीय होने की, उदासीन होने की प्रकृति बढ़ जाएगी, उसकी उदासीनता की ओर बढ़ेगी। और क्षारीय मृदा है तो उसके पीएच के मान में कमी होगी, तो वो क्या हो जाएगी? आपके पीएच मान में कमी होगी तो वो भी क्या होगी? आपके उदासीनता से बढ़ेगी। तो जलमग्नता मृदा के उदासीनता को प्रेरित करती है।
तो इस प्रकार से अपन ने मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में बात की। तो वो कारक अपन ने पढ़े हैं, 8 कारक पढ़ लिए, जिसके अंदर अपन ने प्रेरक पदार्थ, अवक्षेपण, कार्बनिक पदार्थ, मूल वनस्पति, फसल की प्रकृति, मृदा की गहराई, नाइट्रोजन उर्वरक और लास्ट अपन ने पढ़ लिया जलमग्नता। इस प्रकार से अपन ने अध्याय 5 के अंदर मृदा अभिक्रिया के अंदर मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में बात की है। तो इस प्रकार से अपन ने 8 कारकों की बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संदर्भ में। तो आपको ये ध्यान रखना है। और 8 कारक आपको समझ में आ चुके होंगे, तो आप इस कॉपी के अंदर नोट्स भी कंप्लीट रखें और साथ साथ में लिखते जाएं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे और आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा है आपके मृदा पीएच के अंदर, मतलब आज की क्लास में अपन ने मृदा पीएच के संदर्भ में बात की है और मृदा पीएच किस प्रकार से परिवर्तन होता है ना, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात की है। ठीक है, तो पीएच के प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में ये आपके आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कारक, इसके अलावा अपन आगे की क्लास में इसके आगे बात करेंगे। यहाँ तक आपके सभी के काम कंप्लीट होना चाहिए और टेस्ट हो सकता है आपके फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ तक सभी के कॉपी में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।